हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज अपन फिर अपनी करंट अफेयर की जो क्लास है वो स्टार्ट करती है। पिछले वीक अपनी करंट अफेयर की क्लास है वो हो नहीं पाई, तो इस वजह से आज अपन मंडे को इस क्लास को करती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला सवाल है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, इसके तहत जो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान से कितने बाल वैज्ञानिक हैं वो सम्मानित हुए हैं। ये इंस्पायर अवार्ड है, ये राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत स्कूली स्तर पर या जो बच्चे हैं उनमें क्या है, नवाचार इनोवेशन या विज्ञान के क्षेत्र में जो बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है। भारत सरकार का अवार्ड है ये। इसके तहत ये पूछा है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है जिसके तहत प्रत्येक राज्य से कुछ बाल वैज्ञानिक हैं उनका चयन किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अभी फिलहाल जो 2022 में हुआ था 21-22 में, उसमें राजस्थान से कितने जो बाल वैज्ञानिक हैं वो सम्मानित हुए हैं, तो 3, 4, 5 और 7। तो इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, इंस्पायर अवार्ड भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, देखो क्या है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। अब आपको नाम से पता नहीं चल रहा कि ये इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा है, तो वो अगर आप हमको इसका उद्देश्य पता हो तो हम बता सकते हैं। इंस्पायर करना यानी बच्चे हैं जो स्कूली स्तर के बच्चे हैं उनमें विज्ञान के प्रति या कुछ ऐसा इनोवेटिव अगर कोई आइडिया ला रहा है तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड शुरू किया गया है। और इसका नोडल विभाग कौन सा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और कौन से क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल क्या है, राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल, इसका आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा नहीं, इसका आयोजन अभी हो रहा है कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का। तो कौन सी जगह पे हो रहा है, डूंगरपुर, उदयपुर, बारा या बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर। याद रखना, क्योंकि राज्य सरकार अब फिलहाल जो पिछला जो बजट आया था उसमें ये बोला था कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उसी के तहत जिस क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो, उस क्षेत्र की विशेषता के आधार पे वहाँ क्या है, अलग अलग फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में हो रहा है कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल। वैसे सबको नाम से पता चल जाएगा क्योंकि कोटड़ा है वो उदयपुर में है, तो जो कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, उदयपुर में। अगला सवाल क्या है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में चुना है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जो अकादमी पुरस्कार है वो ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की तरफ से जिस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है वो कौन सी है, छेलो सो, मधुमती, राजधानी या दीवा मगन। इसका राइट आंसर है दोस्तों छेलो सो। ये गुजराती फिल्म है, इसको फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए चुना है। और इसका अंग्रेजी शीर्षक क्या है, लास्ट फिल्म शो। और इसके निर्देशक नलिन पैन। अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला ये वार्षिक अकेडमी पुरस्कार है जिसको हम जनरली ऑस्कर पुरस्कारों के नाम से भी जानते हैं। ये कोई भी अवार्ड है, आपके कोई भी एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसमें ये अवार्ड से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आते हैं। तो आज की क्लास में मैंने ये ध्यान दिया है कि हाल फिलहाल में जो भी अवार्ड दिए जा रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो आप ये याद रखना, छेलो सो को नॉमिनेट किया है। अगला सवाल क्या है, स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की का संबंध निम्न में किस देश से है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिकन। तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। ये इतना चर्चा में रहे थे रोजर फेडरर, सबको पता है, अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा, पर अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस वजह से इनका किस खेल से संबंधित है ये, है ना, इनके कितने अवार्ड है वो, इनके जो हुए ग्रैंड स्लैम में उन्होंने जो जितने भी अवार्ड जीते हैं वो कितने टाइटल्स उन्होंने जीते हैं, तो वो सब हमको ध्यान में रखना है। ओके, तो रोजर फेडरर ने अपने करियर में 20वीं ग्रैंड स्लैम टाइटल जीती है, 20 जो है टोटल। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ राफेल नाडाल हैं जिन्होंने 22 और नोवाक जोकोविच जिन्होंने 21 जीते हैं। तो ये तीसरे नंबर पर थे। ये सवाल अब कोई नहीं पूछेगा आपसे, हाँ ये पूछ सकता है क्योंकि इतनी चर्चा में रहे रोजर फेडरर, तो उनका संबंध किस खेल से था, किस खेल से है अभी भी, तो वो होगा अपना
कि किस देश से है, टेनिस खिलाड़ी, ये तो सबको पता है कि रोजर फेडरर है वो टेनिस खिलाड़ी है, पर उनका किस देश से संबंध है, अगर ये कोई पूछ ले तो वो होगा अपना स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगला सवाल है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, इसकी शुरुआत निम्न में से कब की गई थी। याद रखना, हमेशा कोई भी योजना है राज्य सरकार की, उसकी आपको लॉन्चिंग डेट याद होनी चाहिए कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। आपके पेपर में ये आता है, या नोडल विभाग, उसका उद्देश्य, हर चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और ये खाली प्रीलिम्स के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम का अगर आपका प्री हो रहा है तो उसके लिए नहीं, मेंस तक, इंटरव्यू तक, लास्ट तक आपको कोई भी योजना, उसकी लॉन्चिंग डेट, उसका नोडल विभाग, उसका उद्देश्य, किस वजह से, इसके कितने लाभार्थी हैं, इसका लाभ जिस वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, हर चीज़ आपको टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? 19 दिसंबर 2019, 2 अक्टूबर 2020, 17 जुलाई 2021, 19 नवंबर 2022। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद कर लो आज ही, 17 जुलाई 2021, 17 जुलाई 2021, पिछले साल शुरू की थी इसको, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अब इसकी शुरुआत डेट है देखो 17 जुलाई 2021, लाभान्वित कौन होंगे इसे? अब क्या है, किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो इसके अंतर्गत लाभार्थी नाम से पता चला है कौन होगा? कृषि उपभोक्ता, जिनका लाइट है। अब लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा है तो कृषि उपभोक्ता को तो बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, इस वजह से सरकार ने क्या किया कि किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की, जिसके तहत ये बोला कि जो भी कृषि उपभोक्ता है उसका जितना भी बिल आएगा उसका 1000 रुपये अनुदान क्या दिया, 1000 रुपये प्रति माह है भुगतान करेगी वो सरकार, सब्सिडी देगी। जितना टोटल बिल है उस बिल का 1000 प्रति माह 1000 रुपये कौन देगा? सरकार देगी। और अगर वार्षिक आपसे पूछ ले तो कितना? 12 महीने प्रति माह की तो हो गए 1000 रुपये, तो टोटल कितने हो गए? 12000 रुपये। ओके। अब वार्षिक अगर आपसे पूछ ले, याद रखना, वार्षिक अनुदान की अगर बात कर ले तो सरकार कितनी देगी? 12000। और प्रति माह की बात कर ले तो कितनी देगी? 1000 रुपये। और इसकी लॉन्च कब हुई थी? 17 जुलाई 2021 को। और इसका नाम से पता चला है कौन? किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो जो कृषि उपभोक्ता है उनको लाभान्वित करने के लिए। अगला सवाल क्या है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसके तहत निम्न में से कौन लाभार्थी है? यहाँ लाभार्थी पूछा है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, नाम दे दिया एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, पर इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन है वो देखते हैं। विधवा बिल्कुल है, तलाकशुदा बिल्कुल, परित्यक्ता महिला बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? केवल 1 नहीं, 1 और 2 नहीं, केवल 3 नो, उपयुक्त सभी। यानी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, इसके अंतर्गत पेंशन दी जाती है। उनके लाभार्थी कौन कौन होंगे? विधवा महिला, परित्यक्ता और तलाकशुदा, ये तीनों इस योजना के तहत लाभार्थी है। इस पैटर्न के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन निम्न में से कौन लाभार्थी नहीं है या कौन लाभार्थी है। सवाल पे हमेशा आप ध्यान दिया करो। कई बार ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत निम्न में से कौन लाभार्थी नहीं है, और यहाँ ये 3 देके आपका चौथा ऑप्शन है वो कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, तो आपको उसमें नहीं है पूछा है तो उसका फिर आंसर क्या होगा? केवल 4। और यहाँ लाभार्थी पूछा है तो ये कौन हो गए? आपके तीनों के तीनों लाभार्थी है। अब इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है वो हम देखते हैं। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को उनके आयु वर्ग के हिसाब से 500 से 1500 रुपये प्रति माह पेंशन। सबसे पहले तो ये याद रखो, अलग अलग आयु वर्ग होता है। ये मुख्यमंत्री एकल नारी होगी, वृद्धजन हो गया, है ना, दिव्यांगजन हो गया, इनके आयु वर्ग अलग अलग होते हैं, आपको याद रखना है। टोटल राशि कितनी देंगे अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से? 500 से 1500 रुपये। ये बढ़ती भी रहती है, बजट में इसका प्रावधान होता है, पर फिलहाल आप ये याद रखो। अब इसमें आयु वर्ग देखें तो देखो 55 वर्ष की आयु तक तो मिलते हैं दोस्तों 500 रुपये प्रति माह। जो अभी 3 कैटेगरी बताई थी आपको, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनको 55 वर्ष की आयु अगर उनकी है तो उनको प्रति माह कितने रुपये मिलेंगे?
500 रुपये। और अगर 55 से 60 वर्ष की आयु की कोई महिला है तो उसको कितने मिलेंगे? 750 रुपये। और अगर 60 से 75 वर्ष तक की है तो उसको कितने मिलेंगे? 1000 रुपये। और अगर 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए तो उनको कितने रुपये मिलेंगे? 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दे है। ये आयु वर्ग आपको याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट किया है? 55 साल से स्टार्ट किया है, 75 साल तक का है टोटल। और अपनी राशि कितनी है? 500 रुपये से 1500 रुपये तक डिवाइड करनी है। अब 55 वर्ष से जब अगर कोई महिला 55 वर्ष तक की है जब तो उनको प्रति माह मिलेगा 500 रुपये सिर्फ। और अगर 55 से 60 वर्ष की है जब कितने मिलेंगे? 750 रुपये। और 60 से 75 तक की है जब 1000 रुपये। और 75 से अधिक है तो 1500 रुपये। ये आयु वर्ग इस वजह से आपको अभी नहीं, एक जनरल नॉलेज के लिए भी आपको, क्योंकि ये सब है, ये सोशल वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इनका नॉलेज हमको होना चाहिए। नंबर 1 तो वो। सेकंड, आपके प्रीलिम्स में इस तरीके के सवाल आते हैं। दूसरा आजकल ट्रेंड ये हो गया कि हमारा जो सोशियोलॉजी का है जो सेक्शन है मेंस में, उसमें भी इस पैटर्न के सवाल आते हैं। उसमें क्लियर आया था वर्जन से संबंधित उसकी आयु सीमा क्या है, उनको प्राप्त जो राशि है वो कितनी है। तो वहाँ भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंतर्गत लाभार्थी ये है, इतनी इनको राशि दी जाती है, इनका आयु वर्ग ये है, निम्न आयु वर्ग से इतने आयु वर्ग तक की जो महिलाएं हैं उनको इतने रुपए तक की पेंशन है वो प्रति माह दे है। क्लियर? अगला क्या सवाल है? हाल ही में कहाँ जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला उसका आयोजन किया गया था? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उदयपुर। जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला एक वर्कशॉप हुई थी जिसको करवाया किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने करवाया था। इसके अंतर्गत 6 जो राज्य थे उनकी जो महिला विधायक है वो शामिल हुई थी इस वर्कशॉप में। तो जेंडर रिस्पॉन्सिव जो गवर्नेंस वर्कशॉप है उसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग ने करवाया, पर राजस्थान में करवाया। और राजस्थान में भी स्पेसिफिक कहाँ? उदयपुर। आपको याद रखना है उदयपुर में हुई है जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला। इसके अंतर्गत ये था, उदयपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आयोजित कार्यशाला में 6 राज्यों की महिला विधायकों ने भाग लिया और जो अब गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब हैं वो उन्होंने इस वर्कशॉप के अंतर्गत पूछे और आपस में डिस्कशन किया। अब राष्ट्रीय महिला आयोग है, इनकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। तो आपसे छोटे छोटे सवाल ये पेपर में आते हैं, न्यूज़पेपर में, आपको ध्यान में रखना है। अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। और स्पेसिफिक जो महिलाएं होती हैं उनसे इस तरीके के, लड़कियों से इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग है उनकी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है ना? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है ना? ओबीसी की या जो भी आयोग है उनसे संबंधित, पर स्पेसिफिक महिलाएं होती हैं तो महिलाओं को इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस वजह से याद रखना, रेखा शर्मा जी वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग है उनकी अध्यक्ष है। अगला सवाल क्या है? आभानेरी उत्सव निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? दौसा, बाड़मेर, बूंदी, कोटा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आभानेरी कहाँ है? सबको पता है, वो दौसा में। और आपके सवाल आता है कि आभानेरी निम्न में से कहाँ पर है, तो हम बता देंगे कि ये दौसा में है। अगर आभानेरी किसी को पता है दौसा में है तो आभानेरी जो उत्सव मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाएगा? दौसा में। क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो आपके करंट में अभी फिलहाल चल रहे हैं। फिलहाल ये आपके लिए करंट है, पर 1 या 2 महीने बाद या जब भी आपके एग्जाम होगा, जब इस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे तो आप सोचेंगे ये सवाल कैसे आ रहे हैं। इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि फिलहाल जो आभानेरी उत्सव है वो चल रहा है। तो आपको जो करंट की ये चीज़ें हैं ये ध्यान में रखनी चाहिए। वर्तमान में संसद में महिला सांसदों की संख्या निम्न में से कितनी है? क्या है सवाल में? महिला सांसद। टोटल जो संसद में सदस्य हैं उनमें महिला सांसद कितनी है? संसद याद देना दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहे हैं? संसद में। संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा, और इनका एक सदस्य और होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति।
अब संसद, राष्ट्रपति तो हो गए, उनका तो चुनाव हो गया, अलग से हो गए, एक पद होता है। अब लोकसभा प्लस राज्यसभा है, ये अपनी अगर संसद है, इसमें टोटल सदस्य हैं, ये बन गई अपनी क्या, संसद। या सवाल में क्या पूछा है, वर्तमान में संसद में महिला सांसदों की संख्या, ये नहीं पूछा कि लोकसभा में महिला सांसद या राज्यसभा में महिला सांसद कितनी है। ध्यान देना, संसद में टोटल अपने कुल सदस्य, उनमें से महिला सांसद कितनी है, 100, 114, 84 या 78। तो इसका राइट आंसर है अपना 114। यह है पहली बार है जब महिला सांसदों की संख्या 100 से पार हुई है, क्योंकि टोटल कितनी है दोस्तों, 114। राज्यसभा में कितनी है महिला सांसदों की संख्या, 33, और लोकसभा में कितनी है, 81, 81। अब अगर पूछ ले आपसे टोटल कुल, अपना सवाल का आंसर क्या था, 114, क्योंकि क्या पूछा था, संसद में महिला सांसदों की संख्या। अगर इसी सवाल को घुमा दे, ये पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 81 है, 81, ओके। और राज्यसभा में पूछ ले तो क्या बताओगे, 33 यानी 33 है। अब ये सवाल इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका इंटरव्यू है, तो वो भी वहाँ भी पूछ सकती है ये सवाल, जो क्योंकि पिछली बार मेरे से भी ये सवाल पूछा था, वर्तमान में महिला सांसद हैं, उनकी संख्या कितनी है। यहाँ राज्यसभा में देख लो, विधानसभा में देख लो आप, तो विधानसभा में महिला सांसदों की, वो महिला सदस्य विधायक है, उनकी सदस्य संख्या कितनी है। ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो संसद है अपनी, उसमें महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो 114 है, ओके। और लोकसभा में 81, राज्यसभा में 33। फिलहाल ये डेटा है, आप ये याद रखो। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कहाँ पर प्रदेश की पहली सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का लोकार्पण किया गया है। प्रदेश की यानी अपनी राजस्थान में पहली सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है, उसका लोकार्पण किया बूंदी, कोटा, जयपुर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है कोटा। कोटा में देवनारायण योजना शुरू की थी ना, आवासीय योजना पशुओं के लिए। कोटा में पहली मोटर मार्केट बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये काम कोटा में किया गया है। इस मोटर मार्केट से शहर में विभिन्न स्थानों में मोटर व्यवसाय करने वाले नागरिकों को सुविधाएं मिलने के साथ शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी, या एक स्थान पर पुराने वाहन खरीदने वालों के पास विकल्प रहेगा। तो जो पहली सुव्यवस्थित प्रदेश की मोटर मार्केट है वो कहाँ पर है, कोटा में, ओके। अगला सवाल क्या है, 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, 29वें याद मत रखो, 29वां भी याद रखना। वैसे कई बार क्या है, पेपर होता है तो 28वां पूछ लेते हैं, अभी देने की घोषणा की है 29वां, पर पूछ क्या लेंगे पेपर में आपके, 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड। तो आप अब वाले याद करते रहोगे, जो कि पूछा एक्चुअल में क्या है, पीछे वाले। तो आपको याद रखना है ये कौन से हैं, है 21-22 के, पर है 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि मथुरा दास माथुर अवार्ड होता क्या है, राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ये। इसके अंतर्गत सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर, 3 तरीके के जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं। या सवाल में पूछा है हमको कि ये अवार्ड मथुरा दास माथुर अवार्ड है जो 29वां दिए जा रहे हैं, वो सीनियर वर्ग में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो वो है अनिरुद्ध सिंह, रोहन राजभर, अनिकेत चौधरी और रोहित सिंह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनिकेत चौधरी। याद रखना सीनियर वर्ग में कौन है, सीनियर वर्ग में मथुरा दास 29वें अवार्ड दिया गया, किनको किसको दिया गया है, अनिकेत चौधरी। ये इस तरीके के सवाल आपके आते हैं, पर याद रखना ये 29 में है क्योंकि इसको दिए जाने की अभी घोषणा की गई है। अभी मान लो कल आपका हाल फिलहाल में ये इसकी घोषणा से पहले अगर पेपर हुआ, अभी उसमें आपको अगर पूछ लिया तो वो 28 में पूछेंगे, पर अभी फिलहाल 29 में सीनियर वर्ग में मथुरा दास माथुर अवार्ड अनिकेत चौधरी। ये क्या है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होते हैं क्रिकेट में, वो प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है अपना मथुरा दास माथुर अवार्ड। अवार्ड में सीनियर वर्ग है उसको कितनी राशि दी जाती है, 15,000 रुपये। याद रखना ये भी पूछ सकते हैं कभी। जूनियर और सब जूनियर को 7,500 रुपये दिए जाते हैं। 21-22 के लिए देखो, सीनियर वर्ग कौन है, अनिकेत चौधरी जो जयपुर से संबंध रखते हैं। जूनियर वर्ग में कौन है, अनिरुद्ध सिंह, ये उदयपुर से हैं। और सब जूनियर रोहन राजभर। मैंने सवाल सीनियर का बनाया है, पर आपको याद क्या रखना है, ये तीनों याद रखनी है। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी,
जूनियर में अनिरुद्ध सिंह और सब जूनियर में रोहन राजभर। गुड गुड क्लियर। अगला क्या सवाल है, हाल ही में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण है उसकी स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण है उसकी स्थायी पीठ बनेगी, वो कहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो ये हो गया दोस्तों जोधपुर में। याद रखना, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण है उसकी स्थायी पीठ कहाँ होगी? जोधपुर में। अगला सवाल है, चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? चंद्रमा पे अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा है दानुरी अंतरिक्ष यान, वो किस देश से संबंधित है? उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया ने चंद्रमा पे अपना अंतरिक्ष यान भेजा है, उसका नाम है दानुरी और वो दक्षिणी कोरिया से संबंधित है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी अपने अवार्ड देती है तो उसमें एक हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, वो भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, पर यहाँ सवाल में अपना क्या है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की बात की गई है, किसे प्रदान किया गया है? मिहिर वत्स, भगवंत अनमोल, आशीष पुरोहित या श्रुतिका नीतकर। तो इसका राइट आंसर है भगवंत अनमोल। युवा पुरस्कार 2022 के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार लोकप्रिय युवा लेखक भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास के लिए दिया गया है। ये भी सवाल आ सकता है। साहित्य अकादमी है स्थापित की गई जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं से संबंधित वो पुरस्कार प्रदान करती है, उसमें हिंदी भाषा के लिए, और हिंदी भाषा के लिए कौन सा? युवा पुरस्कार। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वो दी गई है भगवंत अनमोल को, और उनके उपन्यास का नाम क्या है? प्रमेय उपन्यास के लिए। अब आपसे सवाल उल्टा भी कर सकते हैं कि अब जो साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवंत मान को निम्न में उसके किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है? आप क्या बताओगे? प्रमेय उपन्यास के लिए। ओके। अगला सवाल क्या दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, सब जानते हैं CSIR, क्योंकि जो साइंस वाले हैं उनके लिए नेट JRF का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान है, देश भर में उसको बढ़ावा देने के लिए CSIR स्थापित की गई है। ठीक है, एक संस्था है। इसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वो कौन है? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कल्लाई सेल्वी शेखर, एवियाला जे मंजुला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना बस, राइट आंसर इसका यही है, नल्लाथम्बी कल्लाई सेल्वी शेखर। नल्लाथम्बी कल्लाई सेल्वी शेखर है वो CSIR है जो अपनी वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, उसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। अब CSIR क्या है? भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसका गठन 1942 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री महोदय वो इनके अध्यक्ष होते हैं। CSIR, ये सवाल भी आ सकता है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि CSIR है यानी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, उसका अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अध्यक्ष, नाम शब्दों पे ध्यान रखना। अध्यक्ष पूछे अगर तो आप क्या बताओगे? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जो और कोई अध्यक्ष नाम लिख लेंगे कोई और संगठन का, तो आप याद रखना कि प्रधानमंत्री जी हैं वो उनके अध्यक्ष होते हैं। और इनका दूसरा जो इन क्रोनोलॉजी होती है वो होता है महानिदेशक का पद। वहाँ महानिदेशक हुई है, वो पहली महानिदेशक जो नियुक्त की गई है वो सेल्वी है। ठीक है, पूरा नाम याद रखना, नल्लाथम्बी कल्लाई सेल्वी शेखर। अगला क्या सवाल है, सजग ग्राम योजना का संबंध निम्न में किससे है? सजग ग्राम योजना अपनी राज्य सरकार की योजना है, इसका संबंध किससे है? गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाना, पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का सहयोग लेना। तो इसका राइट आंसर यही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का सहयोग लेना। सजग ग्राम योजना ग्रामीण है
जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण राजस्थान सरकार की योजना है जिसमें ग्रामीणों को सजग किया जाए, उनको बताया जाए कि आप जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ ग्रामीण हैं उनको सहयोग लो, कहाँ आपको ऐसे कोई भ्रष्ट अगर करप्ट प्रैक्टिस दिख रही है तो उसकी सूचना दो, कहाँ आपको इस तरीके के काम नहीं करना, आम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाई जाए। तो इस वजह से एसीबी है जो अपना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2021 में एक पहल की थी, सजग ग्राम योजना शुरू की गई थी, 2021 से शुरू की गई थी। पर इसका उद्देश्य याद रखना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का सहयोग लेना सजग ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य है। अभी हाल ही में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, हाल ही में चक्रवात आया था, उसका नाम क्या था? नोरू। हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कहाँ आया था? फिलीपींस, नॉर्वे, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फिलीपींस में। चक्रवात नोरू का संबंध किससे है? सिंपल सा सवाल आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इस वर्ष दक्षिण पूर्व एशियाई देश है फिलीपींस में आने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात माना जा रहा है। फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। फिलीपींस के आप मैप देखना आज वर्ल्ड का, वहाँ देखोगे तो कहाँ मिलेगा आपको? साउथ ईस्ट में मिलेगा फिलीपींस, वहाँ आया है नोरू चक्रवात। अब सिंपल सा सवाल आपके रोज करंट में रहने वाला, न्यूज़ में बहुत बार न्यूज़ में आया ये, पर आपको याद रखना है नोरू कहाँ आया था? फिलीपींस में, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में। निम्न में से कब राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरू किया गया था? राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरू किया अभी हाल ही में पोषण वाटिका, इस वजह से ये चर्चा में फिर से रहा है, पर राष्ट्रीय पोषण अभियान है ये। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2018, 19, 20, 21। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2018। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। केंद्र सरकार की योजना है और कब की गई थी? चलो पढ़ते हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है ना, 8 मार्च 2018 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत हर माह, ये देखते हैं हर माह, याद रखना सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। पोषण अभियान के अंतर्गत ये देखें कि किसमें ये एनीमिक है या जिसमें ये देखें कि किसी का कद से सम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान के थ्रू, ताकि पूरी तरह से भारत है उसको स्वस्थ बनाया जा सके। तो इसके अंतर्गत ये कहा कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई। राष्ट्रीय पोषण अभियान तो शुरू कर दिया, उसके अंतर्गत हम पूरी सुविधाएं वो भी प्रदान कर रहे हैं, पर अब लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर माह सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह बनाया जाता है। और हाल ही में क्या किया कि अपना जो आयुष मंत्रालय है और जो महिला बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत पोषण वाटिका के अंतर्गत ये कहा कि जो भी औषधीय पौधे हैं वो लगाया जाए आंगनवाड़ी केंद्रों पर। तो आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय है, दोनों के संयुक्त प्रयास से ये शुरू किया गया है। निम्न में से किसे वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 को दिए जाने की घोषणा अमिताभ बच्चन, आशा पारेख, रजनीकांत या मणिरत्नम? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आशा पारेख। याद रखना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? आशा पारेख को। अब इस पुरस्कार से रिलेटेड कुछ दिखाते हैं हम। इसको भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में अगर कोई उत्कृष्ट योगदान देता है बहुत, उसकी इस वजह से किसको दिया जाए? सिनेमा की वृद्धि और विकास में अगर किसी ने योगदान दिया है तो उसको दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वर्ष 1969 में देविका रानी रोहरिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया और 2022 का किसको? आशा पारेख जी को दिए जाने की घोषणा हुई है। अगला सवाल क्या है? भारत में 5G सर्विस शुरू हुई है, कल से चर्चा में है, कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है? ये सवाल आता है। आर इसमें पैटर्न क्या रहता है? ज़्यादा हाई-फाई सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ सवाल आता है सीधा सिंपल, ये वन लाइनर सवाल कि 5G है उसकी शुरुआत निम्न में से कहाँ से की गई है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली में आयोजित हुई थी 6वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस, उसमें 5G सर्विस की शुरुआत हुई है। इस 5G सर्विस को देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। शुरुआत में देश के जो 13 शहर है उसमें इस सर्विस को शुरू किया गया है। हाल ही में किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसको बोलते हैं उसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे? अनिल चौहान, विपिन रावत, DB सेकतकर, मुकुंद कुमार? इसका राइट आंसर है अनिल चौहान। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किए गए हैं? अनिल चौहान को। याद रखना ये नई नियुक्तियां हैं।
CDS का पद कब आया था? 2019 में। लेफ्टिनेंट जनरल जो DB सेकतकर थे उनके अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर इस पद को सिफारिशों पर इसको बनाया गया था। ये सवाल भी कभी इतना टफ सवाल आता नहीं है, फिर भी ये बाई चांस पूछ ले कोई, तो जो सेकतकर कमेटी आई थी उनकी अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति थी, उनकी सिफारिशों के आधार पे CDS का पद बनाया गया था। और जनरल विपिन रावत थे, वो देश के पहले CDS थे। उनका मुख्य कार्य क्या होता है CDS का? कि सेना के जो तीनों अंग हैं उनमें तालमेल बनाए रखना, ये होता है। सबसे हाई पोस्ट होती है ये CDS की। के बिरला फाउंडेशन के पुरस्कार उनकी घोषणा हो गई है, उसमें से देखते हैं बिहारी पुरस्कार। के बिरला पुरस्कार का 32वां बिहारी सम्मान वर्ष 2022 में किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? के बिरला फाउंडेशन कई सम्मान देता है, उसमें अपना सवाल क्या है? 2022 का बिहारी सम्मान निम्न में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? मनीषा कुलश्रेष्ठ, अंबिका दत्त, सुरेश ऋतुपन या माधव हाड़ा? याद कर लो दोस्तों, सवाल आएगा पक्का कि के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी सम्मान, 32वां सम्मान यानी 2022 का जो बिहारी सम्मान है किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये माधव हाड़ा को। अब देखते हैं क्या है। के बिरला फाउंडेशन ने 32वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा कर दी है। वर्ष 2022 में ये पुरस्कार राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा की साहित्यिक आलोचना करती। अब सबसे पहले तो याद रखो किसको? माधव हाड़ा को। और उनकी कृति का क्या नाम है? पंचरंग चोला पहर सखीरी, याद रखना ये भी इसके लिए दिया जा रहा है। माधव हाड़ा को पुस्तक का प्रकाशन 2015 में हुआ था और आलोचक के रूप में ये एक साहित्यिक आलोचना कृति है, आलोचक के रूप में ये जाने जाते हैं। अब बिहारी पुरस्कार की बात करें तो इसके अंतर्गत एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह है और 2.5 लाख रुपए है वो दिए जाते हैं। किसको दिया जाता है? महाकवि बिहारी थे, राजस्थान से उनका संबंध था महाकवि बिहारी का, तो इस वजह से ये बिहारी पुरस्कार उनकी याद में दिया जाता है। नाम पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन देता है और ये राजस्थान के या तो हिंदी के या राजस्थानी कोई लेखक है उनको ही दिया जाता है। यह पुरस्कार पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित हिंदी राजस्थानी कृति के लिए दिया जाता है। याद क्या रखना है? के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है बिहारी पुरस्कार? के बिरला फाउंडेशन देता है। और ये किस वजह से दिया जाता है? कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे, हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे कविवर बिहारी, तो कविवर बिहारी हैं हिंदी के, उनका संबंध कहाँ से था? राजस्थान से था। इस वजह से अगर ये देखें कि पिछले 10 साल में किसी राजस्थानी मूल का होना चाहिए कोई लेखक, उनका पिछले 10 साल से या तो राजस्थानी में या फिर हिंदी में कोई ऐसी कृति हो तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2022 का दिया है, ये देखो डॉक्टर माधव हाड़ा जी को, और उनकी आलोचना कृति है पंचरंग चोला पहर सखीरी, उसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्या सवाल है? मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, अभी हमने एकल नारी सम्मान पढ़ा, अब हम देखेंगे भैया मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। तो इस कथन ने क्या बोला है कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलता है जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये प्रति माह हो, प्रति वर्ष से कम हो। माह नहीं, प्रति वर्ष। अगर ये देखें कि 1 साल, प्रति वर्ष मतलब 1 साल में अगर किसी की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अगर कम है तो उसका लाभार्थी जो मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना है उनका लाभार्थी होगा वो, ठीक है। पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 50,000 रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं, जिसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये प्रति वर्ष से कम हो। कितनी? 48। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। इसके अंतर्गत 55 से 58 वर्ष के महिला पुरुष को 750 रुपये प्रति माह, ओके, और 75 वर्ष से अधिक महिला पुरुषों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद रखना आप, ठीक है। तो कथन 1 सही नहीं, कथन 1 तो गलत हो गया। 1 और 2 दोनों सही बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 अपना गलत हो गया। केवल 2 सही, ओके। कथन 1 गलत और 2 सही, ये सही है। कथन 1 गलत हो गया, 2 सही, केवल 2 सही, ये भी सही है। ये गलत, ये थोड़ा स्टेटमेंट में गलत लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ऑप्शन गलत बनाए हुए हैं। पर आप ध्यान देना, इसमें कथन 1 गलत है पर कथन 2 अपना बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिलता है जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये प्रति वर्ष से कम हो, ओके।
अगला सवाल क्या है, चिरंजीवी ग्राम सभा सबको पता है चल रही थी। चिरंजीवी ग्राम सभा का आयोजन निम्न में से कब किया गया था? जनरल अवेयरनेस है आपको, तो 1 मई 2022, 2 अक्टूबर 2022, 30 जनवरी 2022, 7 अप्रैल 2022। जिसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर। कल हुआ था ना चिरंजीवी ग्राम सभा का आयोजन हुआ था 2 अक्टूबर 2022 को सभी जिला मुख्यालयों पर। इसके अंतर्गत क्या होता है, चिरंजीवी ग्राम सभा पे हुआ था। लोगों को जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए चिरंजीवी ग्राम सभा का आयोजन 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ भी सकता है, माई बुक लो ऐप का संबंध निम्न में किससे है? कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अनुसार डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, गांधी अध्ययन को बढ़ावा देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि माई बुक लो ऐप के थ्रू कॉलेज शिक्षा जिसमें स्नातकोत्तर स्तर के जो भी विद्यार्थी हैं उनको डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध कराना, उनको डिजिटल अध्ययन के लिए जितनी भी नोट्स हैं, PDF है, जो भी है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। इसका संबंध इससे है, कॉलेज शिक्षा विभाग का ये है माई बुक लो ऐप। कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से किया गया यह नवाचार आने वाले समय में राजस्थान की उच्च शिक्षण व्यवस्था को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले, देखो क्या रखा है, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए एक तो आयुक्तालय अपना कॉलेज शिक्षा, माई बुक लो कंपनी है, उनके बीच एक MOU है, यह इसके तहत विकसित यह ऐप कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी होगा जिसके माध्यम से वीडियो हो चाहे अपना PDF हो, नोट्स हो, वो वहाँ से उनको उपलब्ध हो सकेगा। तो याद रखना इस तरीके के जो नवाचार होते हैं, ऐप होते हैं, वो अपने पेपर में आते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।